चाहता है। और हमारे मंच पर हमारे नर्मदा अंचल का, नर्मदा के तट का एक ऐसा बेटा बैठा है जिसने पूरी दुनिया में नर्मदा के तट के गौरव को बढ़ाया है। उदय दाहिया उनका नाम है। वो आपकी बजी हुई तालियों ने बताया कि आपने उन्हें टीवी पर कई बार देखा होगा। राजू श्रीवास्तव से लेकर कपिल शर्मा तक तमाम जितने हास्य के बड़े नाम हैं दुनिया में, उन नामों के बीच हमारे मध्य प्रदेश का जो गौरव है वो है भाई उदय दाहिया। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। मैं उनका आह्वान करता हूं कि वे आए और अपनी कलाकारी से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी हास्य की क्षणिकाएं प्रस्तुत करें। मंच को प्रणाम करता हूं, मंच पे विराजमान गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आज बड़ा पावन दिन है, हमारे चहेते आदरणीय कमल पटेल जी का जन्मदिन है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और आज आपके जन्मदिन के अवसर पर जो दिव्य पुरुष के दर्शन आपने कराए हैं उससे मैं अभिभूत हूं, बहुत आनंदित हूं। और आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो जिस तरह से आप कविताएं सुन रहे हैं और जिस तरह से आप लगातार तालियां बजाकर आशीर्वाद इस मंच तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आशीर्वाद मुझे भी मिले। गुरुदेव खुद सोच रहे हैं कि चिड़ियाघर का आइटम मंच पे क्या कर रहा है। अगर कृपा हो जाए तो चिड़ियाघर का बंदर भी एक दिन मंत्री बन जाता है। वाह, उसके लिए तुमको राजस्थान जाना पड़ेगा। हाँ, हमारे यहाँ एक पंजाब में बन भी गया है। हाँ, वो इनका सहकर्मी रहा है। लाफ्टर चैलेंज वन में हमारे साथी थे वो। जी जी। तो दोस्तों एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। मुंबई से आया जरूर हूं, लेकिन इसी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। होशंगाबाद जिले में पिपरिया एक छोटा सा शहर है, वहां से मैं पल के बड़ा हुआ हूं। नर्मदा मैया का जल पीकर बड़ा हुआ हूं। ठीक वैसा ही हूं जैसा आप लोग हैं। आपके आशीर्वाद ने मुझे मुंबई तक पहुंचाया है। तो एक बार आप लोगों का आदेश हो, तालियां बजे तो मैं अपनी बात शुरू करूं। भाई मैं जैसे ही टेलीविजन पर आया, पूरी दुनिया ने देखा, उधर अफ्रीका वालों ने भी देख लिया। वो देखते ही बोले यार ये गलती से हिंदुस्तान पहुंच गए तो अपने जैसा दिखता है। तो उन्होंने मेरा कार्यक्रम रख लिया केप टाउन डरबन में, साउथ अफ्रीका में। मैं वहां पहुंचा कार्यक्रम के लिए। जो आयोजक थे वो मुझे देखते ही बोले यार एक बात बताओ दाहिया जी, आपकी आंखें देख के लग रहा आप चीनी हो, बाल देख के लग रहा नेपाली हो, कलर से अफ्रीका वाले लग रहे हो, और भाषा से हिंदुस्तानी लग रहे हो, आखिर आप क्या हो। अब देखो, एक तो मध्य प्रदेश का आदमी, ऊपर से नर्मदांचल का, किसी की बात खाली नहीं जा सकती। हमसे कोई क्वेश्चन कर ले उसको जवाब बराबर देते। मेरा जवाब पसंद आए तो चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद तालियों के माध्यम से इस मंच तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपकी आंखें चीनियों जैसी हैं, बाल नेपालियों जैसे, कलर अफ्रीका वालों जैसा है, भाषा हिंदुस्तानियों जैसी है, आखिर आप क्या हो। मैंने कहा आपको अभी भी समझ में नहीं आया, संयुक्त राष्ट्र संघ मैं ही हूं। तो साहब ये पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ आपको प्रणाम करता है। और ये जो होशियारी है ये हमें अपने घर में बचपन से ही मिलनी शुरू हो जाती है। इसके लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ, पहले हमारे घर पे रेडियो था, टेलीविजन तो बाद में आया। रेडियो था तो रेडियो घर में इतनी ऊंचाई पर रखते थे गलती से हमारा हाथ ना पहुंच जाए, और उसमें कभी कोई अच्छा गाना आ रहा हो तो हमारा मन करता चलो इसका वॉल्यूम बढ़ा के थोड़ा आवाज बढ़ाते और नाचते। तो किसी टेबल पे चढ़ के उसके ऊपर से उस पे हाथ पहुंचाते थे। इसके पहले कि हमारा हाथ रेडियो में लगे, पीछे से एक हाथ आता था, वो पिताजी का होता था, जोर से पड़ता था खींच के। बोलते थे नालायक, इतने ऊपर रख दिया फिर भी हाथ पहुंचा रहे हो। और एक आजकल के बच्चे हैं साहब, इनके पास रिमोट कंट्रोल है, इनके पास मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है। इतने इंटेलिजेंट हैं आजकल के बच्चे। आप इनसे कोई क्वेश्चन करो, ये उसका जवाब नहीं देते, आपके प्रश्न पे एक और प्रश्न ठोक देते। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गरम तवे पे ये मक्का फूट के जब कॉर्न से पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है। तो वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा।
इतने अद्भुत बच्चे हैं साहब आजकल के, और क्या तेज दिमाग चल रहा है। बच्चे अद्भुत नहीं है, तेरा प्रश्न बेवकूफी भरा है। अद्भुत बच्चे। वो एक बच्चा तो जा रहा था, मैंने कहा मोमबत्ती जला के चला आ रहा था, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा ज्ञान बताता हूं, मैं इसको थोड़ा विज्ञान समझाता हूं। मैंने कहा बेटा इधर आ, तुझे पता है इसमें ये लौ जल रही है, ये जो ज्योति है ये कहां से आती है? उसने देर नहीं की, फटाक से फूंक मार के बुझा दिया। बोलता है अंकल ये बताओ गई कहां? खतरनाक बच्चे हैं ये क्या पूछ लें, क्या जवाब दे दें, इनका कोई भरोसा नहीं। वो स्कूल में मास्टर जी ने कहा, बोले आज मैं आपको अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, नए तरीके से। मैं ये ब्लैक बोर्ड पे एक जानवर के पैर का निशान बनाऊंगा, आपको वो पैर देख के पहचानना कि वो जानवर का नाम क्या है, और फिर बताना है कि उसका नाम क्या है। उनने ऐसे करके हाथी का पैर बना दिया, और एक लड़के को बोले खड़ा हो जा, बता कौन सा जानवर है? बोलते सर जी समझ में नहीं आ रहा। अरे बोले पैर देख पहचान और नाम बता उसका। बोले सर समझ में नहीं आ रहा। बोले तेरा क्या नाम है? बोले सर मेरा नाम, मेरे पैर देख के आप खुद ही पता लगा लो मेरा क्या नाम है। भाई बढ़िया है। ये मास्टर कोई उल्टा फंसा दे, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछ ले क्या जवाब दे दे। अद्भुत बच्चे हैं साहब। हाँ अच्छा, कभी कभी ये कोई ऐसा क्वेश्चन करते, ऐसी बात पूछ लेते, ये ऐसा लगता है कि यार ये तुम कैसे पूछ सकते हो। वो एक बच्चे ने पूछ लिया, बोले पापा एक बात बताओ ये राजनीति क्या होती है? यार बोले बेटा तू इतना छोटा, ये तेरे दिमाग में आ कैसे गया? बोले मैं टेलीविजन पे देख रहा था, एक अंकल बैठ के सबको बोल रहे थे श्रीमान जी आप बैठ जाइए, श्रीमान जी आप चुप रहिए, श्रीमान जी आप बैठ जाइए, श्रीमान जी आप बैठ जाइए, और बाकी लोग सब व्हाइट कपड़े पहन के हाय हाय कर रहे थे। तो पिताजी बोले बेटा ये तेरी उम्र है लोकसभा देखने की, काय को देखता है टीवी पे? अरे बोले पापा गलती से देख लिया, कल को बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे पता चले कि राजनीति क्या होती है। अब देखिए एक पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग आपको सुना रहा हूं, सुनिए, आनंद लीजिए, चिंतन भी कीजिए कि क्या हालत चल रही है, पिता पुत्र की क्या बात चल रही है, सुनिएगा। बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि तू बच्चा है तो तेरे हिसाब से समझाता हूं, ये बता बेटा कि घर में पैसा कौन कमाता है? बोले पापा आप। बोले बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अच्छा बेटा ये बता पैसा खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार। अच्छा बेटा अब ये बता अपन तनख्वाह किसको देते हैं? बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई कर्मचारी, सर्वेंट। अच्छा पापा ये छोटा भाई? बोले घर में सबसे छोटा है तो ये देश का भविष्य। अच्छा पापा और मैं? बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता। भाई जो प्रश्न पूछे वो जनता। तो बोले पापा और आगे बताओ। अरे बोले का एक ही दिन में पूरी राजनीति समझ लेगा, भाग यहां से। अब रात के समय पूरा परिवार सोया पड़ा है, इस लड़के को प्यास लगी तो ये पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकल के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है पानी पीने के लिए। तो रास्ते में इसने देखा कि पापा कमरे से पापा की और नौकरानी कुछ खुसर फुसर की आवाज आ रही है। तो आगे बढ़ा, देखा मम्मी एक कमरे में गहरी नींद में सोई पड़ी है। आगे बढ़ा, देखा छोटा भाई भी लाइट बंद है, अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ है। एक किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, इधर उधर भटका, आके चुपचाप सो गया। सुबह उठ के बोला पापा मेरे को पूरी राजनीति समझ में आ गई। यार बोले बेटा कल तो तुझे मैंने आधी बताई थी, ये रात भर में तेरे को पूरी कैसे समझ में आ गई? अरे बोले पापा रात को समझ में आया कि राजनीति क्या होती है। बोले बेटा क्या समझ में आया तुझे? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है और देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है और जनता बेचारी मारी मारी फिर रही है। अच्छा हुआ आज पेमेंट पहले हो गया, नहीं तो तेरा भविष्य आज अंधकार में ही था। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग? एक बार तालियां बजाइए, कुछ अच्छी बात है। बहुत अच्छे उदय भाई, बढ़िया सर, बहुत अच्छा। लीजिए साहब, मैं आता हूं मध्य प्रदेश में और अपने नर्मदांचल में,
तो जब तक यहाँ की भाषा को कोई कार्यक्रम ना सुनाया जाए तो मुझे अपने ही अधूरापन लगता है, क्योंकि ये मैं और कहीं नहीं सुना पाता हूँ। मैं कलकत्ता में नहीं सुना पाता हूँ, मैं दिल्ली में नहीं सुना पाता हूँ, ये यहीं आकर सुनाता हूँ, क्योंकि ये आपकी और हमारी भाषा है, इसमें एक अपनापन है। तो भैया एक आइटम और सुना दो, फिर अपन एक एक कवि को, गुरु जी को सुनवा दें। ठीक है। स्वागत। क्या है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया, वो इसलिए दिया है कि वो कोई भी काम को करता है तो सोच समझ के करे और किसी मुसीबत में ना पड़े। लेकिन हमारी एक आदत है कि हम दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और 10 घंटे के काम को 10 मिनट में करने का सोचते हैं। और जब कभी कोई आदमी 10 घंटे के काम को 10 मिनट में करने का सोचता है तो वो क्या मुसीबत में फंसता है, मैं आपको सुनाता हूँ। 3 मिनट 4 मिनट का है, आप आनंद मित्रों। एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे, पसलियां टूटी, कमर टूटी, पैर टूटे, घुटने भी टूटे। डॉक्टर बोला यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता तो वो 1-2 जगह से टूटता है, ये तुम ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? अब वो अपने यहाँ का लोकल आदमी है, होशंगाबाद जिले का, वो यहाँ की भाषा में क्या बता रहा है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत भैया। बोले डॉक्टर साहब का भाव कि एक 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा हो। शाम के टाइम ठेकेदार आओ और कहने लगो जी जितनी ईंटें धरी पूरी ले जाके तुम नीचे रख के आओ। तो मैंने सोची कि अगर मैं सबरी ईंटें ले जाके नीचे लेके जाऊं तो मेरो भुंसारा तो इतना ही हो जाए है। तो मैंने दिमाग लगाओ डॉक्टर साहब, वहां एक ऐसी घिर्री लगी थी। घिर्री? हाँ, हमने एक लंबी रस्सी उठाई, बाकी एक छोर पे ड्रम बांध दो और रस्सी ऐसी लटकाई वहां में, तो एक छोर पे ड्रम बांधो, मैं नीचे उतर के आओ, दूसरे छोर खींच के ड्रम पहुंचा दो ऊपर, और दूसरे छोर एक खंबा से बांध दो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर चढ़ के आओ 10वीं मंजिल पे और पूरी ईंटें उठा के वह ड्रम में डाल दें। अब ड्रम होगा 400 किलो को और मेरा वजन 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैंने क्या करो कि पूरी ईंटें उठाई वह ड्रम में डाल दी। ड्रम 400 किलो को, मैं 50 किलो को, मैं नीचे उतर के आओ और मैंने मन में सोची कि खंबा से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़त जाऊं तो ड्रम नीचे आ जाए, मगर मैं जा भूल गया कि मैं 50 किलो को, वो 400 किलो को। तो जैसे ही मैंने पाइप से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, जाके पहले कि मैं कछु समझ पाता हूं, सट से मेरे 2 ही पांव जमीन से उठ गए। मैं सरसरात ऊपर जा रहा हूं, ड्रम सरसरात नीचे आ रहा हूं, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचो तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन 5वीं मंजिल पे आ गए, खोपड़ी फूट गई, जहां से नीचे गिरे तो सफाई हो जाए। तो मैं जोर से रस्सी पकड़े रहा हूं डॉक्टर साहब, अब मैं सरसरात ऊपर जाऊं, ड्रम सरसरात नीचे जाए, सरसरात चले जा रहा है, सरसरात चले आ रहा है। जैसे ही मैं 10वीं मंजिल पे पहुंचो तो मेरे 2 ही हाथ घिर्री में चले गए, 2 ही हाथ टूट गए। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन 10वीं मंजिल पे हैं, जहां से नीचे गिरे तो सफाई हो जाए। तो मैं जोर से रस्सी पकड़े रहा हूं डॉक्टर साहब, अब भाव का कि वो ड्रम जमीन पे जाके जैसे ही पटकाओ तो वजन के मारे वो फट पड़ो, वो जैसे ही फटो तो बाकी ईंटें बगर के हो गई खाली। तो वो होगा 15 किलो को और मेरा वजन 50 किलो। तो मैं सरसरात नीचे जा रहा हूं, ड्रम सरसरात ऊपर आओ, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। वो जैसे ही 5वीं मंजिल पे मैं पहुंचो तो खाली ड्रम आके मेरे पांव में घलो, 2 ही पांव टूट गए। मैंने कही रस्सी नहीं छोड़ने, अपन होशियार आदमी, हाथ पांव सब मिट गए, जहां से नीचे गिरे सफाई हो जाए। अब मैं सरसरात नीचे जाऊं, ड्रम सरसरात ऊपर जाए, सरसरात चले जा रहे, सरसरात चले आ रहे। और जैसे ही मैं नीचे पहुंचो तो बई ईंटा के ढेर में गिरो। तो डॉक्टर साहब मेरी कमर टूट गई, और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आओ तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो को ड्रम ऊपरी 10 मंजिल से सरसरात आओ मेरे ऊपर आके गिरो, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एक बार जरा ताली बजाइए उदय भाई के लिए। बहुत क्या है साहब, मैं मध्य प्रदेश का आदमी हूँ, मुंबई में जाके रहने लगा, लेकिन मैं हमेशा यहाँ आते रहता हूँ। मध्य प्रदेश के आदमी की बड़ी विशेषता ये है कि बहुत होशियार होता है, बहुत तेज दिमाग होता है, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर दे। अब एक आदमी गया, दरवाजे पे खड़े होकर बोला, मैं आई कम इन सर। अरे बोले तुम तो इतनी लंबी बात कर रहे हो, काम क्या खाक करोगे, भागो यहाँ से। दूसरा गया, बोला श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले तुम तो उनके भी पिताजी हो, तुम भी भागो। अब ये अपने यहाँ का आदमी देखो आप, क्या तेज दिमाग है। दोनों को बुलाया, बोले इधर आओ, क्या पूछा था?
बोले यार मैंने तो अंग्रेजी में बोला था मैं आई कम इन, मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया। बोले तूने? बोले मैंने हिंदी में बोला था श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। ये बोला अब देख मैं जा रहा हूं। देखो क्या होशियार आदमी है। ये गया दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मार के खोला, सर अंदर किया और बोला काय आए? बोले आ जाओ तुम्हारी जरूरत थी। हमारे यहां का आदमी, मध्य प्रदेश के नर्मदांचल का, हाँ वो एक जगह और इंटरव्यू चल रहा था, वहां ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बीए पास हो, बीएड पास हो, वो कहीं काम करने का 3 साल का अनुभव हो। ये वहां भी पहुंच गए, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। अब ये जाके बैठे, एक अधिकारी ने पूछा बीए किया? बोले साहब नहीं किया। तो दूसरे ने पूछा बीएड किया होगा? बोले वो भी नहीं किया। बोले कहीं काम करने का 3 साल का कोई अनुभव है? बोले वो भी नहीं है। बोले फिर यहां क्यों आए हो? बोले साहब मैं तो ये बताने आया हूं कि आप मेरे भरोसे मत बैठना। वाह, क्या तेज दिमाग है इन लोगों। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, मैं पिपरिया में रहता हूं, पास में पचमढ़ी है। दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, विदेशों से आते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं, लोकल के उनको रखते हैं गाइड को, उनको घुमाने ले गया। बहुत सारे अंग्रेज आए थे, बोले ले चलो हमको जंगल ले चलो घुमाने। वो जंगल में घूमते घूमते ज्यादा अंदर चले गए, रास्ता भूल गए। वहां वो जंगली लोग आ गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनको पकड़ के ले जाके पेड़ से बांध दिया। बोले हमारे यहाँ का नियम है, जो हमारे यहाँ घुसता है, हमारे यहाँ आता है, उसको हम पकड़ लेते हैं, फिर उसको हम मारते हैं, उसकी चमड़ी उधेड़ते हैं, उसका ढोल बनाते हैं और अपनी बंदेवी के सामने बजाते हैं तो प्रसन्न होती है। अब आप बताओ आप कैसे मरोगे? तो जो हमारे यहाँ का लोकल था वो बोला साहब मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं मरूंगा। बोले कैसे मरेगा? बोले बबूल के कांटे बुलवाओ। उनने लाए, जमीन पे बिछा दिए, इसने कपड़े उतारे, लेट गया, यहां से वहां लुढ़का 2 बार, पूरे शरीर में छद गए हो, खड़ा हो गया। बोले साहब देखो ऐसा है कि मेरी खाल तो हो गई पंचर, तो अब इसका ढोल तो बनेगा नहीं, तो मुझे छोड़ो और इनको निपटाओ। एक बार आप ताली बजाओ, वरना ये भी निपटने के लिए ही खड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही जल्दी बात। से। हाँ चवन्नी सुना दो भैया, जो वो कह रहे हैं उधर से। हाँ हाँ जी जी, जो बोल रहे हैं सब सुना दूंगा मैं। आपकी कोई फरमाइश हो वो भी सुना दूंगा। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ और इतना प्यार और आशीर्वाद यहाँ से मुझे मिला कि इस बार भी वो प्यार आशीर्वाद मैं आपको लेकर जाऊं। देखो कवि लोगों की एक बड़ी समस्या होती है, हर कवि की एक समस्या होती है। स्वागत। एक समस्या होती है कवि लोगों की कि मेरी कविता चोरी हो गई, वाह, मेरी रचना चोरी हो गई। हाँ भाई जानी भाई, हर कवि की एक समस्या होती है जीवन की, मेरी कविता उसने चुरा ली। तो मैं कुछ बड़े कवि का अंदाज पेश कर रहा हूं। स्वागत। एक बार जरा ताली बजाइए भाई, ऐसे खामोश मत होइए। उदय भाई बड़ा काम कर रहे हैं। हंसाना, मैंने कहा ना, हंसना केवल भगवान ने इंसान के भाग्य में लिखा है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। कोई गधा हंसना लगे तो समझ लेना इंसान होने जा रहा है। और हम हरदा में बैठे, हमारे इसी करीब में आचार्य रजनीश की जन्मस्थली है। आचार्य रजनीश ने कहा कि जब आप हंस रहे होते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको कोई हंसा रहा होता है तो ये यकीन मानिए कि उसके लिए ईश्वर स्वयं प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसलिए भाई उदय दाहिया के लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उनके 1-2 आइटम जो विशेष जिसकी फरमाइश है वो सुने, फिर हम आगे कवियों की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग उठ रहे हैं मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ी देर बैठे। मैं अगले कवि के रूप में कविता तिवारी, जानी बैरागी और खुशबू शर्मा को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, लेकिन उदय भाई की प्रस्तुति पूरी हो जाए उसके बाद। स्वागत। तो एक परेशानी होती कि मेरी कविता चोरी हो गई। बड़े प्रसिद्ध शायर हुए और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ कुछ मंचों पे मैं रहा हूं। राहत इंदौरी साहब, उनसे पूछा कि कविता चोरी हो गई, क्या किस तरह से वो पेश करेंगे कि कविता चोरी हो गई, क्या कोई कविता चुरा रहा है कवि, तो उसको वो क्या हिदायत किस तरह से दे रहे हैं। स्वागत। चुराई है, चुराई है मगर बताने का नहीं। वाह। चुराई है, चुराई है मगर बताने का नहीं, और ये अपनी ही है, ये भी जताने का नहीं। चुराई है, चुराई है
मगर बताने का नहीं। आहा। और ये अपनी ही है, ये भी जताने का नहीं। और जब कभी महफिल में फंस जाए मेरे बेटे, तो फिर सच्चाई से मुकर जाने का नहीं। वाह वाह वाह। अभी एक कवि और है, उनका अपना एक अंदाज है, स्वागत। आपने देखा होगा, मुझसे थोड़े ज्यादा काले हैं और लंबे लंबे बाल रखते हैं, गोल से हैं। उनका अंदाज है, उनसे कहा कि कविता चोरी अगर आपके हुए, आप क्या क्या कहना चाहेंगे? तो उनका अंदाज सुनिएगा। स्वागत। कि तुम चोरो कविता और हम बनाते रहेंगे। आहा, शंभू शिखर। शंभू शिखर। आए है, आए है। कि तुम चोरो कविता और हम बनाते रहेंगे, कविताएं तुम्हें ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, और जब तक नहीं पिट जाते सरेआम मंच पर, कविताएं तुम्हें ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। अभी हमारे मंच पर मौजूद हैं, जिनको आप हमेशा सुनते हैं, अभी भी सुनने वाले हैं, जानी बैरागी साहब। वाह। इनसे पूछा गया कि कोई अगर कविता चोरी हो गई किसी की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। अंदाज सुनिएगा, कोशिश कर रहा हूं किस तरह से उनका अंदाज होता है। आपको लगे कि बिल्कुल यहां पर जानी बैरागी भाई सुना रहे हैं, तो आशीर्वाद चाहूंगा तालियों के माध्यम से। किस तरह से बोलते हैं? देखो भैया, ऐसा है कि कुल मिला के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। अरे कविता चोरी हो गई, कविता चोरी हो गई, रोते फिर रहे। अरे कविता चोरी हो गई तो चोरी तो उसी को होगी ना जिसके पास कुछ होगा। अरे अब आपकी एक चोरी हो गई, कविता चोरी हो गई, तो आप दूसरी लिख लो, और अगर दूसरी लिखने की औकात नहीं है, तो जो आपने की चोरी हुई वो भी आप कहीं से लेकर आए होंगे, और जब आप लेके आए थे तो आपकी चोरी की चीज चोरी हो गई, इसमें रोते फिरने की क्या जरूरत है यार भाई? हैं, कुल मिला के बात इतनी है कि बात कुछ भी नहीं है।